नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम चर्चा करते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का और उस पर किस तरह से क्रियान्वयन किया जा रहा है, हमारे किसानों को किस तरह से लाभ मिल रहा है, इस पर हम जानकारियां हासिल करते हैं। तो फिर आइए बता दें आपको, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बातचीत करने वाले हैं स्थायी कृषि के संदर्भ में। और हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए दिखा देते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को सफल बनाने हेतु नवीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के साथ किसानों को संकर किस्मों की जानकारी दी जा रही है। उन्नत और विकसित प्रौद्योगिकी खेती किसानी के लिए अधिक लाभकारी है। उन्नत प्रौद्योगिकी से कृषि खर्च में कमी आती है। विकसित प्रौद्योगिकी कटाई उपरांत तुरंत बुवाई के संभव होती है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन की सफलता के लिए बीज, जल, कीट, पोषक तत्व प्रबंधन पर बल दिया जा रहा है। कृषि पद्धतियों, ऋण, बीमा, बाजार, सूचना के माध्यम से आजीविका विकास का काम किया जा रहा है। उद्यमिता विकास और मूल्य संवर्धन तकनीकी का प्रशिक्षण किसानों को दिया जा रहा है। सरकारी संस्थान किसानों को प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। मिशन में कृषि सह व्यवसायों की जानकारी किसानों को दी जा रही है। बंजर भूमि जोखिम प्रबंधन जानकारी और जैव प्रौद्योगिकी उपयोग को मिशन के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को सफल बनाने के लिए मधुमक्खी पालन और जैव उत्पाद इकाई स्थापना हेतु सरकारी मदद दी जा रही है। प्रति बूंद अधिक फसल के लक्ष्य को पाने हेतु कुशल जल प्रबंधन तकनीकी की जानकारी किसानों को दी जा रही है। जल संसाधनों के उचित प्रबंधन और उपयोग से किसानों की आय बढ़ाने के सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। तो अभी आप सबने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें। आपको बता दें हमारे साथ हमारे किसान भाई जुड़ चुके हैं और साथ ही जुड़ गए हैं हमारे विशेषज्ञ गण। तो फिर आइए परिचय करवा देते हैं हमारे विशेषज्ञों का। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सत्यवान सिंह जी, जो कृषि विकास अधिकारी हैं रेवाड़ी, हरियाणा में। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नरेंद्र यादव, जो पौध रोग वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ में। और साथ ही हमारे साथ हमारे किसान भाई भी मौजूद हैं। तो आइए हमारे इस कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं स्थायी कृषि की। तो सबसे पहले विशेषज्ञों से समझ ही लेते हैं कि आखिर ये स्थायी कृषि है क्या। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, स्थायी कृषि। इसमें किसानों को भी और जो कृषि जगत से जो भी समुदाय कृषि विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, वो सभी किसान वर्ग भी और सरकार भी और कृषि जगत से जो विशेषज्ञ जुड़े हैं, वो दिन रात मेहनत करने लगे हुए हैं। और उसमें कई बिंदु हैं जिसमें हमारे किसान भाइयों को जागरूक होने की ज़रूरत है। तो हम वो सपना निश्चय ही पूरा करेंगे, डबलिंग द फार्मिंग इनकम। एक तो हमारी फसल जो है, चक्कर जो है, क्रॉप रोटेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कई कंपोनेंट हैं। फसल चक्कर, क्रॉप रोटेशन, वो हम किसानों को समय समय पर शिविर लगाकर, ट्रेनिंग कैंप लगाकर, खेतों में जाकर उनको समझाते हैं। कैंपों के जरिए हम उनको लाभान्वित करते हैं। अभी फसल चक्कर, क्रॉप रोटेशन ज़रूर अपनाएं। उससे हमारी फसलों पे तरह तरह के बीमारी, कीट कम लगते हैं और हमारी फसल को जो पैदावार है वो बढ़ती है और हमें आर्थिक, किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती है। तो फसल चक्कर जो है वो ज़रूर अपनाएं। दूसरा जो है, एक अपना सोइल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य, वो भी जो है स्थायी कृषि क्रिया का जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, विषय है, उसको भी समय समय पर अपनी जो खेतों की मिट्टी है, किसान जो प्रयोगशालाएं कृषि विज्ञान केंद्र में खुली हुई हैं, दूसरी हरियाणा सरकार के भी कृषि विभाग की भी प्रयोगशालाएं हैं, वहाँ भी किसान भाई अपने जो मिट्टी के जो सैंपल हैं वो समय समय पर जांच करवा लें, ताकि जो पोषक तत्व हैं
वो हम दे पाएँ, हमारी जो फसल है वो पूरी जो हमारे जो उम्मीद है जितनी हमें किसान भाइयों की पैदावार मिल सके। तो मिट्टी का स्वास्थ्य की जो जांच है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा समय समय पर, तो उसमें किसान भाइयों को सॉइल हेल्थ मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उससे हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति जो है, फर्टिलिटी जिसको बोलते हैं, वो बनी रहती है। वो सॉइल हेल्थ का भी बड़ा ध्यान रखना है। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में का मतलब है कि एक ही चीज़ ना की है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि क्रॉप रोटेशन करें, लेकिन आप इसके साथ में सोर्स ऑफ इनकम, अपने आय के स्रोत और बढ़ाइए। और वो कैसे बढ़ेंगे कि सिर्फ आप खेती पे निर्भर मत रहिए, जिसके पास सुविधा हो सके वो फिशरीज मत्स्य पालन पे जा सकते हैं, मछली पालन पे, कुछ कोई गाय भैंस अपने पशु से, डेयरी से कमा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आय के स्रोत जितने ज़्यादा होंगे आदमी के पास, किसान के पास, तो उतने ही उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे हम किसी फसल में कोई रोग आ गया हो और पूरी फसल बाई चांस बर्बाद हो गई हो, तो उसके पास दूसरे इनकम के सोर्स होने चाहिए। तो इसी के ऊपर है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में डेयरी कोई भी पशु कोई भी रख सकता है, दूध बेच के भी कमा सकता है, और ये आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर आप उसी गोबर को खेतों में यूज़ करोगे तो आपकी उत्पादकता भी फर्क पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ पर आपको बता दें बहुत सारे किसान मौजूद हैं जिनके मन में बहुत जिज्ञासा भरे सवाल हैं जो हमारे विशेषज्ञ से वो पूछना चाहते हैं। तो फिर आइए मौका देते हैं हमारे किसानों को। हमारी सरकार ने भी वो 2022 तक बढ़ावा देने के लिए कहा बड़े खेती किसानों को, लेकिन पशुधन के लिए, भैंसों के लिए लोन देने के लिए बोला था। क्रेडिट कार्ड बनवाओ बिना किसी खेती के, आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। लेकिन बैंक वाले बोलते हैं खेती, जिसके पास खेती नहीं क्या पशु नहीं पाल सकता। मैं कहना चाहूँगा हरियाणा सरकार जो निरंतर किसान भाइयों के सामने, चाहे बैंक की हो चाहे दूसरे विभाग की कोई ऐसी जटिल प्रक्रिया है, नियंत्रण दिन रात प्रयासरत है, भारत सरकार भी प्रयासरत है। आपका जितनी स्कीमें जो किसानों से लाभान्वित होने की जुड़ी हुई हैं उनका सरलीकरण करने जा रही है। और इस तरह की कोई किसानों को कोई दिक्कत का सामना पड़ता भी है तो किसान भाई अपने नज़दीक जो कृषि विकास अधिकारी हैं या पशु चिकित्सक, पशु से संबंधित कोई किसान पशु का क्रेडिट कार्ड से संबंधित है तो पशु चिकित्सक से आप संपर्क करके दोनों विभाग में सामंजस्य बन के अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। वैसे सरकार रात दिन लगी हुई है कि इस तरह की जो जटिल समस्याएं कई विभागों द्वारा देखने को मिलती किसानों को जल्दी से जल्दी समाधान करने पे जुटी हुई है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सरकार ने खेती के अलावा किसानों को लाभान्वित करने के लिए किन किन क्षेत्रों के अंदर क्या क्या योजनाएं चलाई हुई हैं, कृपया उनको ब्रीफ करें ताकि किसान भाई उससे सुविधाएं प्राप्त कर सकें। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर सवाल हमारे किसान भाई ने किया है कि सरकार की तरफ से हमारे किसानों की आय को दोगुना करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, योजनाएं चलाई गई हैं। इसका जवाब उन तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्थायी कृषि की। स्थायी कृषि को अपनाकर कैसे हमारे किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, इस पर हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे किसान भाई ने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया था कि किसानों की आय को दोगुना तो करने का लक्ष्य है, लेकिन इसके लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, इस पर वो जानकारी हासिल करना चाहते हैं। आय दुगनी करने के लिए हमें अलग अलग सोर्स चाहिए, जिसमें पशुपालन आ गया, मत्स्य पालन आ गया, बागवानी आ गया, आपका कृषि यंत्र आ गए आपके। तो इन सब के ऊपर ही सरकार सब्सिडी दे रही है। अगर मत्स्य पालन विभाग से आप संपर्क कीजिए, वहाँ पे क्या सब्सिडी मिल रही है। बागवानी विभाग में पौधे लगाने से लेके, जैसे मैंने बताया कि वर्मी कंपोस्ट यूनिट अगर आप लगाते हैं उसके ऊपर भी 50% सब्सिडी है। आप सूक्ष्म सिंचाई करेंगे तो भी आपकी आय दुगनी होगी, पानी की खपत कम होगी। सूक्ष्म सिंचाई के ऊपर भी लगभग हर स्टेट में अलग अलग सब्सिडी है, कहीं पे 100% तक भी है और नहीं तो कहीं में किसी में 75 है, कहीं 80 है। जैसे हरियाणा सरकार में अभी शायद 80% सब्सिडी है, तो उसके लिए भी आप अपने बागवानी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कृषि यंत्र, जैसे कि अभी पहले भी हमारे कई बार चर्चा हो चुकी है इस विषय पे, समूह बना के आप एक फार्म इम्प्लीमेंट बैंक बना सकते हैं, जिसमें आपको 10 लाख रुपए तक के कृषि यंत्र सब्सिडी पे मिलेंगे अगर आप एक समूह बनाते हैं, तो जिसकी वजह से आपका खर्चा कम हो जाएगा कृषि यंत्रों का। तो हर विभाग में आज के दिन सब्सिडी है ताकि किसान विविधीकरण करे अपनी खेती का, एक ही चीज़ पे निर्भर ना रहे। भी जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि हर क्षेत्र में यहाँ पर अनुदान दिया जा रहा है, हमारे किसान इसका लाभ ले सकते हैं। तो प्रणाली किस तरह की हो, किस तरह की योजना बना सकते हैं हमारे किसान, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब? देखिए, समन्वित खेती अगर किसी के पास चाहे थोड़ी ज़मीन हो या ज़्यादा हो, तो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समन्वित खेती का एक मॉडल बनाना पड़ेगा आपको, ताकि आपको इनकम ज़्यादा हो। जैसा मैं बता रहा हूँ, सपोज़ कीजिए अगर आपके पास 5 एकड़ या 1 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन को आप 3 हिस्सों में बांटिए। पहला हिस्सा आपका बॉर्डर पे होगा, उसमें आप लगा सकते हैं कोई भी फॉडर ग्रास, जिसको बोलते हैं चारे वाली कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। उसके अलावा लेमन ग्रास आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, लेमन ग्रास लगा दीजिए बॉर्डर पे। अब उसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो वो कीटों को, पशुओं को आपके खेत में आने से रोकेंगी, तो आपका तार बाड़ का खर्चा बच गया। और उसी लेमन ग्रास को आप बेच सकते हैं मार्केट में, और जो आपका फॉडर ग्रास है वो आपके पशुओं के काम आ जाएगा। तो वहाँ से इनकम मिल गई आपको। लगभग आपको पूरे खेत की जो कमाई होती थी पहले, वो आपको सिर्फ आपके बॉर्डर से मिल गई, अभी अंदर तो हम गए ही नहीं है। उसके बाद दूसरी लाइन जो है वो आप लगाइए अपने बागवानी वाली फसलों की, चाहे पपीता की ही एक लाइन लगा दीजिए पूरे खेत में, वो आपको दूसरी इनकम देगी। अंदर फिर आप तीसरी इनकम में आप अपनी, उसमें भी आप मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकते हैं, ज़मीन के नीचे वाली, ज़मीन के ऊपर वाली और हाइट वाली। जैसे कि ज़मीन के नीचे आपकी जो भी फसलें होती है, अदरक हो गई आपकी, हल्दी हो गई आपकी, आपके एरिया के हिसाब से है, आलू हो गए आपके, और फिर उसके बाद उसके ज़मीन से थोड़ी ऊपर वाली, या फिर कोई बेल वाली सब्जी कर सकते हैं, जैसे मटर हो गई आपकी, बीन्स हो गई। और फिर उसके बाद बड़े पेड़ लगा दीजिए, नींबू के पेड़ हो गए या पपीते के हो गए, या जो भी आपके एरिया में सूटेबल हैं उसी हिसाब से आप उसमें पेड़ लगा दीजिए। तो अब आप देखिए 1 एकड़ से आपने कितनी ज़्यादा इनकम ले ली। लेकिन हम अभी तक क्या कर रहे हैं, परंपरागत खेती कर रहे हैं खाली, कि बस एक फसल लगा दी और वो ही बेच रहे हैं मार्केट में। हम विविधीकरण नहीं करेंगे तब तक हमारी आय दुगनी नहीं होगी। सरकार सब्सिडी दे रही है, लेकिन प्रयास हमें थोड़ा सा उसको करना पड़ेगा कि 2022 तक जो डबलिंग इनकम करनी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें जो हमारे खर्चे हैं, लागत जो खेती में है, उसको भी कम करना पड़ेगा। वो मैं पहले चर्चा कर रहा था, क्रॉप रोटेशन की, फसल चक्कर, इसके कई कंपोनेंट हैं जिसके ज़रिए किसान भाई जो अपनी लागत कम कर सकता है, वो भी एक डबलिंग इनकम का एक अच्छा स्रोत है जिससे हमारी इनकम बढ़ सकती है। किसान भाई सोइल सोलराइजेशन, अपनी मिट्टी को, खेतों की मिट्टी है उसको गर्मियों के समय गहरी जुताई करें, ताकि जो रोगाणु कीटाणु जो है वो उसमें ख़त्म हो जाएं, मर जाएं, और बाद में हमें अनावश्यक जो है बीमारियों का, कीटों का जो प्रकोप है हमारी फसल पे आए ही ना। तो गर्मियों के अंदर ये हम बातें हम प्रशिक्षण शिविरों में भी किसानों को समय समय पर बताते रहते हैं। सोइल सोलराइजेशन जो है, गर्मियों के अंदर गहरी जुताई करें ताकि जो बीमारी और कीट कम लगें। दूसरा, बीज उपचार जो मैंने बताया था, बायो एजेंट जो है, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज है, ट्राइकोडर्मा विरिडी से काफ़ी जो भूमि जनित रोग हैं, जितनी भी पीथियम है, जितनी रूट रोट है, विल्ट है, जो भूमि जनित रोग हैं, सोइल बोर्न डिजीज, ये काफ़ी काबू में आ जाती हैं। जो बीज
उपचार किसान भाई कर देना बिजाई के समय, तो उसके बाद जो स्प्रे पे जो अनावश्यक खर्चा किसान भाइयों पे, बीमारियों पे, कीड़ों पे, फसलों, वो उससे हम बच सकते हैं। बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिसको बीज उपचार करके ही हम उस पर बीमारी और कीड़ों से बचा जा सकता है। तीसरा, जैसे आप जो कीड़ों की जिक्र करूं मैं, फसलों पे कीड़े लगते हैं, उसके लिए किसान भाइयों को स्प्रे करना पड़ता है, काफ़ी खर्चा बढ़ता है, हमारा पोल्यूशन, उस प्रदूषण की समस्या होती है, भूमि की उर्वरक शक्ति घटती है। उसके लिए किसान भाई भी कई ऐसे जो हैं, जैसे येलो ट्रैप्स हैं जो खेतों में लगाए जाते हैं, जो रस चूसने वाले कीट हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और उसकी तरफ जो हमारे येलो ट्रैप्स जो यूज़ करें, फेरोमोन ट्रैप्स यूज़ करें, उससे भी कई प्रकार के जो अपने बोरर हैं, फ्रूट बोरर है, सूट बोरर है, जो इंसेक्ट हैं, उसे कई किसान करने भी लगे हैं। वो बिल्कुल जो है वो हमारे कीटनाशकों कम प्रयोग होगा, फफूंदनाशकों कम प्रयोग होगा। इस तरह के जैसे ट्राइकोग्रामा कार्ड आते हैं, ट्राइकोग्रामा कार्ड आते हैं, वो कई किसान भाई खेतों में लगा सकते हैं अपने। तो उसके ऊपर भी जो है जो वो एक तरह से एग पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं, ट्राइकोग्रामा कार्ड, उसके ऊपर भी कई तरह के जो कीट जो लगते हैं वो आपको स्प्रे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसी से आपका समाधान काफ़ी हल हो जाएगा जो आपकी फसलों को नुकसान करते हैं। बस ये छोटे छोटे बदलाव हैं जिनका जिक्र अभी हमारे विशेषज्ञ ने किया है। आइए एक बार फिर यहाँ पर रुक कर लेते हैं हमारे किसान भाइयों का। किसान भाइयों को मौका देते हैं कि वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं, क्या है उनके मन में इस स्थायी कृषि को लेकर। डॉक्टर साहब, सरकार बोल रही कि पशुपालन करो, जमींदार पशुपालन तो कर लेता है लेकिन उसका दूध का जो रेट है वो रेट नहीं मिल पाता। जितनी खुराक उसको दी जाती है उससे कम का तो दूध होता है, तो पशुपालन को फिर कैसे करेगा बताओ। अभी देखो वही बात है, फिर दोबारा समूह की एग्जाम्पल आपके आगे अमूल डेयरी है ही, मदर डेयरी है, अमूल है। दूध की कीमत क्या होती है कि आपको अपनी मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी। नहीं मिल रहा है उसकी पैकिंग कीजिए, आप पैकिंग करके बेचिए, दूध को मार्केटिंग करिए, ऑर्गेनिक दूध प्रोड्यूस कर सकते हो आप। ऑर्गेनिक दूध कैसे करोगे, जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप चारा ऑर्गेनिक खिलाइए उसको। ऑर्गेनिक दूध है, खूब अच्छी कीमत है। अभी आपका दूध अगर एग्जाम्पल 60 रुपये लीटर जा रहा है तो वो 120 लीटर तक भी बिकता है। हम कस्टम हायरिंग सेंटर में करना चाहते हैं, थोड़ी ज़मीन है जी हमारे पास, तो हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे शर्त रख दीजिए तो धान का एरिया है उनको ही कस्टम हायरिंग सेंटर का लाभ मिलेगा जी। क्या ये कोई शर्त रखी हुई है जी या कृषि अधिकारी कर रहे हैं जी? हर एक स्कीम जो होती है वो अलग अलग जगह की अलग अलग होती है कि किस जगह पे कौन सी स्कीम है, कुछ ज़रूरी नहीं है। आय बढ़ाने के लिए जो कस्टम हायरिंग सेंटर है वो धान के में ही है। अब जैसे धान के लिए इसलिए कह रहे होंगे, जैसे अब वो मेरा पानी मेरी विरासत चल रही है, जो सरकार की कोशिश है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये, कि खर्चा कम हो। तो जो पानी का खर्चा ज़्यादा हो रहा है किसानों का, तो उसमें सरकार ने स्कीम शुरू करी है मेरा पानी मेरी विरासत। तो उसमें चाहते ये है हरियाणा सरकार की जहाँ धान पे ज़्यादा पानी खर्च हो रहा था उस एरिया को हटा के दूसरी क्रॉप लगाई जाए, चाहे वो बाजरा हो, चाहे मक्का हो, चाहे कॉटन हो, कपास अपनी, तो कुछ भी हो। तो अब जिस एरिया में धान लगती ही नहीं थी तो वो उसका लाभ नहीं ले सकते। तो हर स्कीम एरिया के हिसाब से होती है। जैसे कि हम डबल फसल लेना चाहते हैं, सरसों के अंदर सरसों के साथ अब कौन सी पैदावार ले सकते हैं और गेहूं के साथ कौन सी ले सकते हैं? तो देखिए हमारे किसान का एक बहुत जागरूकता भरा सवाल है कि वो एक फसल के साथ दूसरी फसल ले सकते हैं क्या? क्या ये संभव है? ये हम हमारे विशेषज्ञ से जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, जल्दी हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर।
ब्रेक पर जाने से पहले हमारे किसान भाई ने कहा था कि सरसों या गेहूं के साथ क्या वो आलू और लहसुन की खेती कर सकते हैं, क्या ये संभव है? अगर नहीं है तो वो कौन सी फसल करने की यहाँ पर सलाह हमारे किसान भाई को देंगे? ज़्यादातर ये जो इंटरक्रॉपिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग जो प्लान है वो बागवानी की जो फसलें हैं उसमें ज़्यादा कामयाब हैं। जो ज़्यादा सघन फसलें हैं जैसे गेहूं की चर्चा करी उसमें इतनी कारगर साबित किसान भाइयों को नहीं होगी। हाँ, जहाँ तक सरसों हैं कई किसान भाई ले रहे हैं उसके अंदर इंटरक्रॉपिंग करके। दूसरी आप जो है बागवानी जो फसलें हैं उसके अंदर जो बागवानी के जो बाग हैं उसके अंदर इंटरक्रॉपिंग छोटी फसलें जैसे कोई मूंग है दाल वाली फसलों में, दूसरी बागवानी वाली फसलें हैं उसके अंदर किसान इंटरक्रॉपिंग का फसल लेके अपनी जो है इनकम जनरेट बढ़ा सकते हैं और दूसरे खर्चे कर सकते हैं। जो बागवानी की जो फसलें हैं उसमें इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग का किसानों को ज़्यादा फायदा मिलता है बजाय जो ज़्यादा सघन फसलें हैं उसमें अंदर। हमारे किसानों के बीच जागरूकता की थोड़ी कमी आ जाती है। अंतर फसलीकरण अगर वो करते हैं, किस तरह से हमारे किसानों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी इससे? जब खेती के साथ साथ दूसरे अलाइड व्यवसाय से भी जुड़ेंगे अपनी, तो निश्चय ही किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। दूसरा, एक किसानों को जैसे आज जिक्र था जैविक खेती से संबंध, आजकल सूत्रकृमि का रोग, सूत्रकृमि नेमेटोड्स जो है हमारी बेल वाली सब्जियों में बागवानी में खासकर अमरूद के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। तो किसान भाई उसमें नीम की खड़, जहाँ ऑर्गेनिक का जिक्र है आज, तो नीम की खड़ प्रयोग कर सकते हैं। अमरूद के बागों में सूत्रकृमि रोग की काफ़ी भयंकर समस्या है। जो किसान भाई नीम की खड़ प्रयोग करते हैं, चाहे बेल वाली सब्जी हैं, घिया है, भिंडी, उसमें भी सूत्रकृमि रोग लगते हैं। जड़ों के ऊपर मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं जिसका जो जड़ हमारी ज़मीन से जो है पोषक तत्व लेती हैं, खुराक लेती है ज़मीन से, उसकी वो जो अवरुद्ध हो जाती है जो क्रिया, उसमें नीम की खड़ काफ़ी कारगर साबित हो रही है। वो सस्ती भी है, टिकाऊ भी है और इको फ्रेंडली है। इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को किसान भाई बढ़ावा दे सकते हैं। हमारी सरकार भी हर तरह से हमारे किसानों को मदद प्रदान करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। इस संदर्भ में कृषि विकास अधिकारी से मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी, अगर हमारे किसान स्थायी कृषि की ओर बढ़ना चाहते हैं तो किस तरह से सरकारी मदद मुहैया कराई जा रही है? अगर कोई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे जाना चाहता है तो सबसे पहले होती है जानकारी कहाँ से मिले। उसके लिए चाहे हमारे चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के जो भी केंद्र हैं उन पे कृषि विभाग है, हमारा बागवानी विभाग है, वहाँ जाके सबसे पहले प्रशिक्षण लीजिए। प्रशिक्षण 2-2 दिन की उनकी ट्रेनिंग होती है, कोई 3 दिन की, कोई 5 दिन का, अलग अलग कोर्स का अलग अलग ट्रेनिंग का टाइम है। आप वहाँ जाइए, आपके रहने खाने की सारी व्यवस्था करते हैं वो लोग, और वो आपको प्रशिक्षण देंगे ताकि आप उसमें नुकसान ना उठा पाएँ। फिर उसके बाद हर चीज़ में आपको जिसमें आप जिस चीज़ में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो लगता है कि आप आसानी से कर पाएंगे, तो आप वो करेंगे, तो उसके लिए आपको अनुदान दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए आप समय देते हो या कभी भी कर सकते हैं? आप जिस भी चीज़ का प्रशिक्षण चाहते हैं उस विभाग में जाइए, अपना नाम वहाँ पे रजिस्टर्ड करवा दीजिए कि मैं इस चीज़ का प्रशिक्षण चाहता हूँ, और अपना नंबर लिखवा दीजिए। तो जब भी आपको वो प्रशिक्षण का टाइम आएगा तो वो आपको खुद कॉल करेंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे कि इतनी तारीख से हमारा प्रशिक्षण शुरू हो रहा है, अगर आप इच्छुक हैं तो आ जाइए। तो देखिए, हमारे किसानों की आय दोगुनी हो सके इसके लिए हमारी सरकार भी हर तरह से मदद हमारे किसानों को प्रदान करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और हमारे किसानों को भी अब इस ओर अपने कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। जागरूकता हर स्तर पर हमारे किसानों तक फैलाई जा रही है, उनको जानकारी पहुंचाई जा रही है, और हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारे किसान जागरूक हुए होंगे और स्थायी कृषि को अपनाकर निश्चित तौर पर आगे चलकर सफलता हासिल जरूर करेंगे। इसी के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे किसान भाइयों और विशेषज्ञों का हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे, नए विषय पर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।